चलो देखो। मार्कर कहाँ है? मार्कर। ठीक है। तो देखो, ऑनलाइन का मुझे पता नहीं है रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हो रही होगी तो हो जाएगी। तो सुनो, अभी आज सर ने बोला है, पीछे वालों से गुजारिश है अगर आप नीचे बैठ जाएं तो ऊपर से ही बनता है। ठीक है। तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो मैं आपको थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि कैसे क्या करना है, किस वे में आपको पढ़ना है। और इसके साथ ही अब आप बैठे हैं तो आप भले ही पढ़ें या ना पढ़ें आगे ट्यूशन, आपका एक चैप्टर फ्री में आपको मैं दान करके यहाँ पे समझा ही दूंगा। क्योंकि अगर मैं कहीं मतलब शुरू करता हूँ बताना या समझाना, तो मैं मानता हूँ कि फाल सर उसमें कुछ कर तो नहीं गए। ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि फालतू में यहाँ लेक्चर देने से अच्छा है कि कुछ आपकी झोली में भी डाल दिया जाए। यानी कि यहाँ पे आप बैठे हैं, अगर मैं आपका 1 घंटा या 40 मिनट ले रहा हूं तो कुछ आपको दे करके भी जाऊं। ठीक है। तो एक चैप्टर भी यहाँ पे आपका मैं बताऊंगा, और साथ ही चैप्टर में वो बताऊंगा जो आप लोग चाहेंगे। बहुत सारे चैप्टर हैं आपकी किताब में। आपकी एक किताब है आरोह भाग दो। सबसे पहले तो आपको क्या समझना है कि आपकी किताबें हैं कितनी, आखिर कितनी किताबें हैं कौन बताएगा? 3 किताबें हैं। कितनी हैं? तुम लोगों को, कुछ लोगों को ये पता है कि हमारी 2 किताबें हैं, तीसरी पता ही नहीं है। ठीक है। वो हाँ, पुस्तक बाजार में जाते हैं तो भी 2 देते हैं। कुछ लोगों को, स्कूल वालों को भी नहीं पता कि हिंदी की कितनी किताबें हैं। 3 किताबें हैं। तीनों किताबों का वेटेज रहता है। ठीक है। पहली बात तो, पहली किताब है आरोह भाग 2 नाम से है। एक आती है आरोह भाग 1 नाम से जो कक्षा 11 में चलती है, और आरोह भाग 2 नाम से एक किताब आती है जो कक्षा 12 में चलती है। कुछ लड़कियां नोट्स बना रही हैं। हैं? नोट्स वगैरह मत बनाओ, थोड़ा बहुत तो इम्पोर्टेंस है हमारा यहाँ पे। तो एक है आरो भाग 2 नाम की किताब। एक किताब है आपकी जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम। और तीसरी किताब कौन सी है? वेतान। सबसे पहले कोई भी युद्ध लड़ने जाते हैं हम, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारे सामने वाला योद्धा कौन है, किससे लड़ रहे हैं। नहीं तो फिर कौन गाली दे रहा है, केदार दे रहता है। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, थोड़े दिमाग से खिसके हुए थे। तो अक्सर ऐसी गाली दिए दिए रहते थे, ऐसे ही गाली दे रहे, दे दनादन गाली। तुम समझ रहे हो, फील करो कैसी गाली दे रहे होंगे लोगों को। और केदार थे उनके बड़े भाई, केदार के बड़े मतलब भक्त टाइप के थे, उनके अपने बड़े भाई थे केदार। और वो थे नरेश, जिनका नाम था। तो नरेश गाली दे रहे हैं किसी को, पूछी किसको गाली दे रहे हो, कि केदार दे रहता है। उन्हें नहीं पता किसको दे रहे हैं। तो इस दौड़ में भी नहीं जाना है कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या तुम्हारी मंजिल है। सबसे पहले तो हमें सिलेबस जानना अति आवश्यक होता है कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में मेनली जब किताब की बात करेंगे तो ये हमारी 3 किताबें आती हैं। उसके बाद कुछ हमारा पोर्शन आता है जिसको सम्मिलित रूप से व्याकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्याकरण कह सकते हैं। अब देखा जाए तो जितना जरूरी ये तीनों किताबें हैं, उतना जरूरी व्याकरण भी है। इसमें काव्य खंड है, कवि परिचय है, लेखक पर, मतलब असल में तो वो किताब के भाग हैं, कवि परिचय लेखक परिचय, लेकिन टेक्निकली उनको देखें तो व्याकरण में भी रख सकते हैं उन चीजों को। ठीक है। पहली बात तो ये कुछ सूचनाएं देना बीच में उचित समझूंगा। जैसे जो लोग कोचिंग पढ़ेंगे हिंदी की हमसे, तो 2 शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। एक तो मैं पढ़ाऊंगा और एक सेंगर सर पढ़ाएंगे। ठीक है ना? सेंगर सर फिंगर टिप्स पर व्याकरण के विशेषज्ञ, मतलब विशेषज्ञ व्यक्ति हो ही जाता है, होता कोई नहीं है जन्म से, हो गए हैं, कई वर्षों से व्याकरण पढ़ा रहे हैं। आपने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस देखे होंगे सर के। ठीक है। डॉक्टर। तो आरोह भाग 2 किताब, अभिव्यक्ति और माध्यम किताब, और वेतान किताब, इससे आता है 7 नंबर का। कितने नंबर का? इससे आता है कितने नंबर का? 7 नंबर का। ठीक है। अब ये 2 किताबों से 7 नंबर का आता है, ये मैंने जिक्र इसलिए किया है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं
जो इन 7-7 नंबर को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। और 7-7 नंबर को निग्लेक्ट करोगे मतलब इनको क्या करते हैं कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो परीक्षा अध्ययन से, परीक्षा बोर्ड से, परीक्षा लोक से, बहुत सारी चलती हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा उनकी ओटी देख लेते हैं। उनने कहा आना क्या है, 5 नंबर की ओटी आनी है, 2 नंबर के क्वेश्चन आना है। तो थोड़ा थोड़ा उनने देख लिया, उनने कहा ये क्वेश्चन तो हम बना के लिख देंगे, हम बड़े होशियार हैं। और ये ओटी जो है कुछ तो तुक्का लग जाएंगे, और एक आध ओटी तो पड़ी हुई आ ही जाएगी। तो इस हिसाब से उनकी जो स्थिति है बहुत बुरी तरह से चरमरा जाती है यहाँ पे आकर के। ठीक है, तो एक तो ये स्थिति है। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि क्या करना है, हमको पूरा तरीके से पढ़ना है। तीनों किताबें हमारे लिए जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आरोह भाग दो किताब है, इसमें 2 खंड हैं। कौन कौन से? एक गद्य खंड, एक पद्य खंड। पद्य क्या होती है? कविता को पद्य कहते हैं, जो कविताएं दी रहती हैं। वो लड़की इतनी तल्लीनता से बना रही है फिर, उसे नहीं मतलब। तो एक तो पद्य खंड है और एक गद्य खंड है। गद्य खंड में हम पाठ पढ़ते हैं, कहानियां हैं, निबंध हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और पद्य खंड में कविताएं हैं। इनमें विशेष रूप से जो पद्य खंड है, इसको अगर आप किसी की गाइडेंस में नहीं समझोगे और या फिर यूट्यूब पे समझोगे तो बहुत तकलीफ में चले जाओगे। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देख रखा है, जितने भी ट्यूटर्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स जो हैं, लगभग जितने भी हैं, हम एक फितरत में रहते हैं। जैसे जब हम पढ़ते थे तो हमारे कई साथी भी रहते थे, क्योंकि हिंदी जैसे पढ़ाने वाला कोई था नहीं। जैसे हम लोगों ने शुरू कर दी है कि एक व्यवस्थित तरीके से हिंदी की कोचिंग, तो हम लोग भी सोचते थे कि ठीक है, स्कूल में जहाँ पढ़ने जाते थे तो वहाँ स्कूल में पाठ पढ़वाते थे, कक्षा 8 के बच्चों की तरह, कि एक खड़ा हो जाए और वो पाठ पढ़े इसका हिंदी का, उससे कोई मतलब वो निकलने वाला नहीं है। और जो अन्य एजुकेटर्स यूट्यूब वगैरह पे पढ़ा रहे हैं, उनसे अगर आप हिंदी जैसा विषय पढ़ोगे तो आपका मतलब बढ़ने वाले तो आप कुछ भी नहीं है, आपको प्लस में तो कुछ नहीं होगा, आपका कुछ माइनस होगा। उनके जैसा पढ़ के अगर आप लिख दोगे एग्जाम में तो खिसिया के कुछ नंबर काट देगा। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है आप। 10th की बोर्ड परीक्षा और 12th की बोर्ड परीक्षा दोनों में एक अंतर होता है। तुम सर्वे करना कभी और देखना कि 10th में जिनके बहुत ज्यादा नंबर होंगे, जो 10th में 94 95 वाले होंगे, 12th में उनकी 85 भी नहीं बनती है। 12th में 85 प्लस मुश्किल से 25-30 लोगों की बनती होगी पूरे जिले में। पूरे भिंड में 25-30 लोगों की 85 प्लस बनती होगी 12th में। और 10th में लगभग 2-3 हजार लोगों की 85 प्लस बनती होगी परसेंटेज। अब ये परसेंटेज में गिरावट क्यों आती है? क्योंकि बच्चों को लगता है कि जैसे एग्जाम हम 10th में दे के आ रहे हैं, सेम एज वही पैटर्न है, लेकिन वो 10 है, ये 10+2 है। ये उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आप ले रहे हैं, तो इसमें थोड़ा चीजों का मतलब मेंटेनेंस अच्छे से बनाया जाता है। अक्सर लोगों की परसेंटेज थोड़ी बहुत तो गिर ही जाती है, 10th में ज्यादा रहती है, 12th में कम हो जाती है। मेरी 10th में थी 98 फिक्स, और 12th में है 97 फिक्स, पॉइंट एक में भी नहीं है। ठीक है, तो 1% मेरी भी गिर गई, लेकिन मेरे जो मित्र थे उनकी तो बहुत ज्यादा गिर गई, बहुत से लोगों की। अब टेक्निक मेंटेन करनी पड़ती है। उसका दूसरा रीजन ये रहता है कि माइंड सेट भी हमारा थोड़ा बदल जाता है। 10th में हम पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहते हैं, लेकिन 12th में आते आते दिमाग वाइब्रेंट होने लगता है, बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं, इधर उधर, इधर उधर की बातों में दिमाग चलने लगता है, बिजनेस भी हमारे दिमाग में आ जाता है। बहरहाल, विषय से शायद मैं भटक रहा हूँ। हमको अपने टॉपिक पे आना है। आरोह भाग दो किताब है, इसमें गद्य खंड और पद्य खंड, ये 2 खंड हैं। इनकी बड़े अच्छे से चर्चा की जाएगी जब आप रेगुलर हमसे पढ़ने लगेंगे। थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था कि जो लोग आना चाहें, जिनकी इच्छा हो, हार्दिक इच्छा हो, वही अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो स्वागत के साथ पढ़िए खुद से। और टिक लगवाना चाहें तो हम टिक सबके में लगा देंगे। हमें क्या करना है भाई, टिक में जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा लगा देंगे। लेकिन टिक लगवा के, या क्या मतलब, ऐसे हो ही नहीं सकता। जैसे अगर पुस्तक बाजार में जो किताब बेचता है, उसके पास एक से एक अच्छी किताब, यूपीएससी के लिए RS शर्मा भी है, सतीश चंदा भी है, बिपिन चंद्र भी है, उसके पास स्पेक्ट्रम भी है, सब कुछ है, वो तो यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता। किताबें होने से, कंटेंट होने से, टिक लगने से इन सब से काम नहीं चलता है। अंतोगत्वा हमें किसी के पास गाइडेंस लेने जाना पड़ता है। और अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, वरना तुम लोगों को लगेगा कि कहीं तुम्हारा ज्यादा स्वार्थ है हमें खींचने में। ऐसा नहीं है। आपकी अगर इच्छा हो तो आए,
तो मैं जानकारी इसलिए दी कि अगर आए तो जल्दी आए, लेट ना करें, ठीक है ना। और अलग अलग टाइम्स बताए जाएंगे, उनमें स्विच कर सकते हैं। तो आरोह भाग दो किताब है जिसके गद्य खंड है और पद्य खंड है। सर ने मुझे ये बताने के लिए बोला था कि आपको कैसे एग्जाम देना है, किस वे में आपको स्टडी करनी है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं वही बता देता हूँ, क्योंकि 1:12 हो गए हैं। 1:20 तक मैं वो बताता हूँ, उसके बाद मैं एक पाठ आपको करा दूंगा। पहले 27 हो गए, इसमें एक 12 क्यों लिखे? चलो ठीक है, कोई ना, 2-3 मिनट में बता दे रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज बताओगे, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग हमसे? बोर तो नहीं हो रहा है सच में? ठीक है। धीमे धीमे करके, अब मैं आपके बीच नया हूं तो झपके लगाना और मतलब ये सब देना, अभी अभी थोड़ा झिझक है ना, मुझे भी झिझक है। अब आप लोगों से वाकिफ हो जाऊंगा, मुखातिब होता रहूंगा, रूबरू होता रहूंगा, तो धीरे धीरे करके आप लोगों में घुल मिल जाऊंगा। अभी आप लोग मेरे लिए नए हैं और मैं आप लोगों के लिए नया हूं। तो एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप बार बार, मतलब मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझ पे पढ़े ही। अगर आप मुझ पे पढ़ेंगे तो यहाँ मैं समराइज फॉर्म में बताता हूँ चीजों को, एकदम से उनका कंटेंट देता हूँ यूनिट वाइज, मतलब जो मैं कराता रहता हूँ। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो देख सकते हैं। ऑनलाइन चूंकि 17 भी लगातार रोज रोज लग भी नहीं पाते, एक आध दिन छूट जाता है। लेकिन कराता हूं तो देखा होगा बिल्कुल तरीके से, और रोज की रोज 30-40 एमसीक्यू कराता हूं, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओटी कराता हूं 30-40। यानी कि उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। पहली बात तो ये करना है। दूसरी बात, अगर जिन लोगों को घर पे टाइम मिलता है और घर पे मन लगता है, तो घर पे जाकर के किताब का चैप्टर पढ़ लिया करो उसको, ठीक है। खुद से पढ़ लिया करो पूरा चैप्टर। और तीसरी बात है कि प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चन जो होते हैं, अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो हमसे जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं उनमें दो तरह के होते हैं। एक को हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में, लेकिन हमने दे रखा है, किस लिए दे रखा है? ताकि आपकी समझ विकसित हो उससे अन्य प्रश्नों के लिए। और कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें मैं स्पष्ट लिख देता हूं कि यही आएंगे, और अंत में जाकर के मेरी अनुमान शक्ति थोड़ी इतनी अच्छी है कि एग्जैक्ट ऐसे बता देता हूं कि यही आएंगे। तो पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आता है, छठवें नंबर पे जो आता है क्वेश्चन 2 नंबर का, और 7वें नंबर पे आता है, तो उनकी अथवा सहित जो गेस्ट पेपर में सबसे शुरू के क्वेश्चन होते हैं 1 2 3, वही आ जाते हैं एग्जैक्टली। ठीक है। अब तुम सोचोगे गेस्ट पेपर चोरी कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतना कुछ है तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ प्राइवेसीज होंगी, ठीक है। बहरहाल, अब बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब कैसे पढ़ना है ये तभी समझ आएगा कि जब हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। कितना भी बताते रहो, सर आपको अक्सर एक बात बताते होंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर कराते हैं तब बताते होंगे कि प्रैक्टिस कराने के लिए बताते हैं कि जैसे आप पढ़ते रहेंगे, नियम पढ़ेंगे तैरने के, तो तैरना नहीं सीखेंगे। तैरने के लिए आपको कूदना ही पड़ेगा, नदी में या तालाब में या झील में, जहां भी कूदें। तो स्विमिंग पूल में तैर सकते हो। ये कोई स्विमिंग पूल वाला तैरना तो नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। अब मैं आपको बताए दे रहा हूँ थोड़ा सा। एक चैप्टर है, पहला ही अध्याय है, वही करा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें या ना करें, लेकिन जितना आज हो जाएगा उतना तो आपके पल्ले पड़ ही जाएगा आराम से, ठीक है। पहला अध्याय है जिसका नाम है आत्म परिचय। क्या नाम है? आत्म परिचय। और जो लिखा किसने है? हरिवंश राय बच्चन ने। किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन पता है कौन है? अमिताभ बच्चन जो है केबीसी को होस्ट करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति को, उनके पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। क्योंकि शुरुआती दौर के जितने एक्टर थे, जैसे ही एक्टिंग की दुनिया हमारे भारत में शुरू हो रही थी, तो हरिवंश राय बच्चन का भी उस एक्टिंग की दुनिया में एक योगदान है। मुंबई से हमारी एक्टिंग की दुनिया शुरू हुई, मुंबई में आज भी उसका हब है। बड़ी बड़ी शूटिंग जो होती है, मतलब चीजों की, तो वो मुंबई में ही होती है। तो इसीलिए मुंबई शिफ्ट हो गए थे, मुंबई में इनका निधन हुआ था, और मुंबई में अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो अब उनकी चर्चा नहीं करनी कि कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ। बस एक चीज याद रख लो कि 1907 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1907 में। तीन तीन लोगों का जन्म हुआ है जो आपकी ही पाठ के, आपकी ही किताबों के लेखक या कवि हैं। वो तीन कौन कौन से हैं? एक तो हैं हरिवंश राय बच्चन,
1907 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, तीनों का उत्तर प्रदेश में हुआ है। 1907 में ही महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, 1907 में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर प्रदेश के ही बलिया में, और बलिया में एक जगह है जिसको कहते हैं आरत दुबे का छपरा, वहां जन्म हुआ था किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जरूर याद रखना, आरत दुबे का छपरा में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, आरत दुबे का छपरा में। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। ये चैप्टर है आत्म परिचय, क्यों लिखा गया है, कैसे, इसकी भूमिका, इसकी पृष्ठभूमि बताते हैं। तो आप, जब मैं बताऊंगा और कुछ चीजें आप समझोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि कैसे पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे लेक्चर देते रहूं, ऐसे पढ़ना है, नहीं नहीं ऐसे पढ़ना है, ऐसे करके आपको किताब खोलनी है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं उचित समझता हूं कि मैं एक चैप्टर आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। हो सकता है कि अब तक की बातों में आप बोर हुए हों, लेकिन अब बोर नहीं होंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा मजेदार है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन ने ये चैप्टर लिखा है। सबसे पहले समझेंगे कि हरिवंश राय बच्चन जो हैं किस युग के कवि माने जाते हैं। आपने आधुनिक हिंदी के बारे में थोड़ा पढ़ रखा होगा कि भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावादी युग, उसके बाद प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, इनके अलग अलग समय हैं। ठीक है ना। तो 1920 से लेकर के 1936 तक का समय रहा, जिसे छायावादी युग कहते हैं। क्या कहते हैं। अब ये युग क्या है, जैसे हमारा इतिहास बांटा गया है ना, पहले पुराना इतिहास, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मतलब मौर्य साम्राज्य बहुत पहले, बीच में दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल साम्राज्य, ऐसे ही करके ये युग हैं। जिस कवि की महत्वपूर्ण भूमिका रही उस युग में, उसी के नाम पर युग रख दिए। जैसे बाबा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, उनका बड़ा बोलबाला रहा, तो उस युग को भारतेंदु युग नाम दे दिया। उसके बाद हमारी जो खड़ी बोली हिंदी की थी, उसको बहुत परिनिष्ठित रूप दिया, एक नया रूप दिया, एक शुद्धता उसमें लाई। किसने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और एक पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, उसका संपादन किया। तो जब उनका बोलबाला रहा जिस टाइम में, तो उस युग को या उस समय अवधि, उस टाइम पीरियड को नाम क्या दे दिया, द्विवेदी युग नाम दे दिया। ठीक है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। उसके बाद छायावादी युग। छायावादी का नाम छायावादी क्यों दिया, क्योंकि जैसे प्रकृति की छाया होती है ना, वैसे ही कविता की छाया पड़ी, और कविता में प्रकृति की छाया पड़ी। कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया, प्रकृति की बहुत सारी बातें की गई। स्त्री का बहुत, मतलब स्त्री की जो पीड़ित अवस्था थी उसको दर्शाया गया। स्त्री को जो है घर में बंद नारी ना छोड़ करके एक बड़े स्थूल जगत की देवी माना गया इस स्त्री को, उस युग में, उस युग की जो कविताएं थी उनमें। तो उस युग को क्या नाम दिया गया, छायावाद। उसके तीन कवि थे प्रमुख, पंत प्रसाद निराला वर्मा। पंत प्रसाद निराला वर्मा, सुमित्र नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये सब कवि थे। ठीक है, और प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। तो अब हम समझेंगे कि जी हरिवंश राय बच्चन जो हैं ये भी आधुनिक कवि हैं, लेकिन ये कौन से काल के हैं। ये ना तो छायावाद के हैं, आधुनिक की जो शाखाएं हैं छह मेन, उनमें एक के भी नहीं है। ये हैं छायावादोत्तर गीत काव्य। कौन से, छायावादोत्तर गीत काव्य। यहाँ कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा तो, लिखा तो है बट मुझे यहाँ मिल नहीं पा रहा कहाँ लिखा है, रहने दो। छायावादोत्तर गीति काव्य, छायावाद के उत्तर में, उत्तर मतलब बाद में, जैसे रामचरितमानस में होता है उत्तरकांड, यानी सबसे बाद का कांड। तो छायावाद के बाद का जो समय है, 1936 के थोड़े बाद का समय, उसमें गीतों की एक धारा चली, जिसमें कभी नए नए गीत बनाता है, दीवानगी के गीत बनाता है, प्रेम के गीत बनाता है। ठीक है, उस धारा के कवि हैं, और इसे कभी कभी हालावाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अक्सर आपने किताबों में पढ़ रखा होगा हालावाद। हालावाद के कवि हरिवंश राय बच्चन, पेपर दे चुके हो, एक तो त्रैमासिक दे चुके हो, पढ़ तो रखा होगा। लेकिन आप मन में सोचा होगा हालावाद आखिर है क्या। तो हालावाद क्या है, जैसे छायावाद है वैसे एक शाखा है छायावाद के बाद की, जिसे हालावाद कहा जाता है। जिसके कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन। इनने ये पाठ लिखा है, इनका ब्रेकअप हो गया है। और इनका ब्रेकअप का मतलब जानते हो, सब जानते होंगे। ब्रेकअप मतलब उनका बिछुड़न, उनका विरह हो गया है। श्रृंगार रस सुना है कभी। श्रृंगार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार रस, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, याति सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। और एक होता है क्या,
वियोग श्रृंगार रस, जहां नायक और नायिका एक दूसरे से पिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वहां क्या, कौन सा श्रृंगार रस होता है? वियोग श्रृंगार रस। तो जहां मिलते हैं वहां श्रृंगार रस, कौन सा? संयोग श्रृंगार रस। तो यहां वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है एक तरह से देखें तो, ठीक है ना। दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पर रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। कुछ ऐसी हालत है गुरुजी की। कौन से गुरुजी की? हरिवंश राय बच्चन जी की। इनको दुनिया जो है कहीं तो बेकार लग रही है और एक और दुनिया अच्छी भी लगने लगती है। जैसे ही अवसाद में घिरते हैं, जैसे ही डिप्रेशन में जाते हैं, जैसे ही लगता है कि इस दुनिया में मेरा कौन है, मैं तो बेचारा अकेला हूं क्योंकि मेरी वाली तो चली गई, छोड़ के कहीं और नहीं चली गई, दूसरा वाला नहीं है ऐसे वो छोड़ करके परमात्मा को प्यारी हो गई, यानी कि स्वर्ग सिधार गई है। उनकी प्रेमिका यानी उनकी जो पत्नी थी वो अब मर गई है और उनकी बहुत बेतहासा याद आती है, ठीक है ना। उनकी बेतहासा याद आ रही है हरिवंश राय बच्चन को, और याद करते करते जैसे ही उनको लगता है कि यार अब मैं संसार में अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, तो उनको बड़ा बुरा लगता है, डिप्रेशन लगता है, ये संसार बहुत बुरा लगता है, ये संसार को छोड़ जाने का मन करता है और अपना जीवन जो है एकदम बंजर सा लगता है। लेकिन जैसे ही फिर एकाएक उनकी याद सी आती है और याद का एक ऐसा झटका लगता है कि फिर जाकर के उनके प्यार वाले भाव जो हैं, प्रेम वाले जो भाव हैं वो मन में समा जाते हैं और फिर ये संसार अच्छा लगने लगता है। फिर कुछ और कहते हैं, यानी कहीं संसार अच्छा लग रहा है कहीं बुरा लग रहा है, यानी प्रीत कलह का संसार से संबंध हरिवंश राय बच्चन का बन गया है और हरिवंश राय बच्चन को एक तरह से नशा हो गया है। ये नशे की तो अवस्था होती है, कोई आदमी को कहीं तो अच्छा लगे, ये चीज अच्छी लगे, कहीं एकदम बुरी लगने लगे, तो ये नशे जैसी अवस्था है और एकदम से मादकता सी छा गई है, कुछ सूझ नहीं रहा है, बिल्कुल नशे वाली अवस्था में चले गए हैं। यानी कि जिंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त है, कोई राह नहीं है, बिल्कुल एकदम से उसके ही प्यार में, उसके ही यादों में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, 24 घंटे उसकी याद कर रहे हैं। संसार में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं तो संसार छोड़ जाने का मन करता है, कहीं याद आ जाती है, सोचते हैं चलो छोड़ेंगे नहीं, उसकी याद करते रहते हैं, उसकी यादों के सारे जीवन जी लेंगे समझ रहे हो कौन से लेवल की आशिकी बंदे को चढ़ी हुई है। तो यही आशिकी, यही प्रेम, यही विरह और यही उनके दीवानगी वाले भाव जो हैं वो कविता के रूप में उतर आते हैं। और अंत में वो कहते भी हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। यानी मैंने कविता नहीं रची, मैं रोया हूं, मेरे अंदर की वेदना है, मैं अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका को याद कर रहा हूं, उस याद में मेरे अंदर से जो आंसू बह रहे हैं वही बह करके कविता के रूप में रूपांतरित हो गए हैं, मैंने ये कोई कविता नहीं बनाई है। तो अब शुरू करते हैं कि क्या क्या बताते हैं अपनी अपनी मन स्थिति के बारे में। पाठ का नाम क्या है? आत्म परिचय। यानी कि अपना परिचय दे रहे हैं, अपना आत्म परिचय दे रहे हैं कि उनकी कैसी हालत हो रखी है प्यार में। एनसीईआरटी ने ये पाठ इसलिए बनाया है आपके में कि आप भी याद रखो, तुम्हारी भी यही हालत हो जाएगी अगर ठीक है, अगर ऐसा कुछ करोगे तो। यानी कि अभी जो है पढ़ने की उम्र है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। ये संसार, जग यानी संसार, जीवन यानी खुद की जिंदगी, दोनों क्या लगने लगे हैं? भार लगने लगे हैं। और ये भार क्यों लगने लगे हैं? कोई चीज हमें भार या बोझ क्यों लगती है? भार का मतलब क्या होता है? बोझ। हमें कोई चीज बोझ कब लग सकती है? जब हमें वो पसंद ना आए, जब हमारा मन उसमें बिल्कुल भी उसके लिए इंटरेस्ट ना जगाए, यानी कि हमारा मन उस चीज के प्रति बिल्कुल भी इच्छुक ना हो। यानी कि अब ना तो इन्हें अपना जीवन पसंद आ रहा है ना ये संसार पसंद आ रहा है, दोनों ही बोझ लग रहे हैं, दोनों ही इनको क्या लग रहे हैं? उबाऊ लग रहे हैं, दोनों से ही ऊब रहे हैं। क्यों लग रहे हैं भार? क्योंकि पसंद नहीं है। भार तभी लगती है चीज जब पसंद ना हो। भार का मतलब समझ रहे हो? वजन, बोझ। जैसे तुम्हारे ऊपर भैया 40 किलो की एक गठरी दे दिया एकदम कचड़े से कूड़े से भरी हुई, वो लड़की कह रही हमें पता है अब क्या बोलेंगे, नहीं कह रही, दे दी जाए अगर तो तुम, इतना भार लगेगा, मन आएगा कि इसको यहीं फेंक दूं।
लेकिन तुम्हारी पसंद की कोई चीज पसंद का कोई व्यक्ति, सोना दे दिया जाए, सोना दे दिया जाए, मान लो तुम्हें 40 किलो की एक बोरी, या पैसों से भरी हुई फिक्स 40 किलो की दे दी जाए, और 40 किलो की कचड़ा, कचड़ा तो बाहर लगेगा, और वो तो लगेगा कि यार इतनी बड़ी एक और हो, 40 किलो की बोरी, ठीक है, बोरी। बहरहाल, जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। ये संसार भार लग रहा है, संसार बुरा लग रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी याद आ जाती है, फिर भी जीवन में जैसे उसकी याद आती है, फिर ये संसार में मन रम भी जाता है, ठीक है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ये इसी पाठ में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में ही। कुछ ऐसी हालत है इनकी, दुनिया में भी हैं और दुनिया की तलब भी नहीं है, दुनिया अच्छी भी लग रही है, दुनिया बुरी भी लग रही है, बाजार से गुजर भी रहे हैं, लेकिन कुछ खरीदने के लिए भी नहीं गुजर रहे हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। सांसों के दो तार, पूरा एक इतना बड़ा है जो लाइन है, इसका अर्थ है जीवन। क्या अर्थ है? पूरा फ्रेज है, अंग्रेजी में पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब, तो एक बड़ी फ्रेज होती है, अर्थ होता है छोटा सा, वैसे ये भी एक फ्रेज है, यानी वाक्यांश है। इतने वाक्यांश का अर्थ क्या है? जीवन। सांसों के दो जीवन रूपी तार हैं, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो कि दो तारों के ऐसे करके जोड़ देते हैं तो लट्टू जल उठता है, ठीक है। लट्टू मतलब बल्ब, लट्टू, लट्टू ही बोलते हैं यार हमारे यहाँ। तो सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। किसी ने कभी छुआ तो जीवन झंकृत हो गया, जीवन में झंकार आ गई। झंकृत मतलब वाइब्रेशन, कंपन, यानी कि जो हमारी मुरझाई सी भावनाएं थी, जो हमारे इमोशंस थे जो जागे नहीं थे, मैं पत्थर सा था, लेकिन उसने छुआ तो इंसान हो गया। उसने छुआ तो मेरे अंदर प्रेम के भाव जाग गए, मेरे अंदर नहीं, हरिवंश राय बच्चन के अंदर, ठीक है। नहीं तुम सोचो मार साहब। तो हरिवंश राय बच्चन बोलते हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कर दिया किसी ने झंकृत, कभी उस प्रेमिका ने मुझे छुआ, कभी उसकी छुअन का एहसास जो मुझे आज तक है, जिसकी वजह से मेरा जीवन वास्तव में जीवन बना, जिसकी वजह से मैं वास्तव में इंसान बना, और वही जीवन में लिए फिरता हूं। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान, सुरा यानी मदिरा यानी दारू, सुरा मतलब दारू, स्नेह यानी प्रेम, मैं प्रेम रूपी दारू पीता हूं। मुझे नशा तो है, पर नशा जो है वो कौन सा है? वो कोई दारू का नशा नहीं, प्यार का नशा है। किसका नशा है? प्यार का नशा है, आशिकी का नशा है, ठीक है। उर्दू में प्यार को ही आशिकी बोलते हैं। प्यार भी उर्दू शब्द है, हिंदी में तो क्या बोलते हैं? प्रेम बोलते हैं तत्सम हिंदी में। मोहब्बत भी उर्दू शब्द है, मोहब्बत फारसी शब्द है, ठीक है। प्यार उर्दू शब्द है, आशिकी उर्दू में ही प्यार का एक पर्यायवाची है। प्यार, प्रेम, मोहब्बत, आशिकी। सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। मुझे प्रेम रूपी दारू का नशा है, मैंने किसी से प्रेम किया और उसका नशा मुझे चढ़ गया, और वो नशा इतना है कि मुझे संसार से कोई मतलब ही नहीं है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मैं संसार का ध्यान ही नहीं करता कभी। मुझे संसार से कोई ताल्लुक है ही नहीं, मुझे नहीं मतलब कि संसार में क्या हो रहा है। संसार अपन लोग कुछ कह सकते हैं उसको, अपन कहेंगे नहीं उसको, ठीक है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार को उन लोगों से मतलब है जिनको संसार से मतलब है। मुझे तो संसार से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए लोग मुझे पूछते भी नहीं है। लोग तो मुझे ये समझते हैं ये तो पागल है, शराबी कबाड़ी डला रहता है। मुझे कोई मतलब, संसार को मुझसे ही मतलब नहीं है, और मुझे संसार से मतलब नहीं है, यानी कि मैं संसार की नजरों में एकदम विरक्त हूं और संसार मेरी नजरों में विरक्त है। मुझे कोई मतलब नहीं है दुनिया से, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं कि संसार में क्या चल रहा है। मैं तो अपने मन का गान किया करता हूं, मेरे तो मन में अलग ही धुन सवार है, और मैं उसी धुन में हमेशा जीता रहता हूं, अपनी प्यार की मस्ती में मस्त रहता हूं। जैसे एक शराबी देखा होगा, शराबी कभी डला हो नाली के आसपास, तो तुम देखना वो भी मस्त है, उसके जितनी मस्ती। तुम सोचो, तुम आध्यात्म कुछ किताब पढ़ के आओ, पूजा करके आओ, मतलब पूजा से मिलती, पूजा से रिलेट मत करो तुम। हम कह रहे हैं कि 6,000 माफ कीजिए,
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम हजारों रुपए खर्च कर लीजिए और वो खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए जो एक शराबी को है। तुम शराबी वाली खुशी जो है नहीं ला पाओगे, क्योंकि शराबी जो है वो अपनी मस्ती। शांत रहे, शांत रहे। स- शराबी जो है वो अपनी मस्ती में मस्त है। शराबी जो है वो शराबी जो है, तुम्हें तो लग रहा है कि वो पड़ा है बेचारा, नाली में पड़ा है, देखो कितनी गंदी हालत में, लेकिन वो अपनी मस्ती में, उसे शराब पी करके बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही करके जो प्रेमी हैं, दुनिया को तो लग रहा है, दूसरों को तो लग रहा है, देखने वालों को बेचारे कैसे बर्बाद हो रहे हैं। जॉन एलिया की शायरी है, बर्बाद कुछ इस तरह हो रहा हूं कि देखने वाले हाथ मलते हैं। लेकिन बर्बाद जो हो रहे हैं जो व्यक्ति प्रेम में, जो अपने आप को उस नशे में ढाल रहे हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि प्रेम ही जीवन है। प्रेम भी सच्चा प्रेम नहीं है, मतलब उनका जो भी व्यवस्था बनाने की जुगाड़ में जो प्रेम का नाम दे दिया है, तो उनको तो ये लग रहा है कि प्रेम ही। बात को समझिए। बहरहाल अब देखो, ध्यान से देखो। तो पहला काव्यांश हो गया, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी प्रेमिका और अपना प्रेम यही शाश्वत लगता है, इसके अलावा जीवन में उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनको बाकी सब चीजें लगती हैं कि नश्वर हैं, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। उनको पैसा, रुपया, बिजनेस या सब अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब कुछ पसंद नहीं आता। केवल और केवल प्रेम से उनको मतलब है। ठीक वही हालत एक विदग्ध प्रेमी वाली हालत, एक अनासक्त या अनाविल या फक्कड़ या मस्त या अवधूत प्रेमी वाली हालत, इन सब शब्दों का अर्थ एक ही है, सन्यासी। यानी कि बिल्कुल विरक्त हो गए प्रेम में, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ऐसी हालत बन गई है हरिवंश राय बच्चन की। अब देखो क्या कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। एक जो प्रेमी व्यक्ति होता है, जो अपने प्रेम में मग्न रहता है, मस्त रहता है, उसकी एक खासियत है कि उसको दुनिया अच्छी नहीं लगती। वो अगर पीछे बैठ करके चैटिंग कर रहा होगा तो उसको बगल में पढ़ रहे व्यक्ति अच्छे नहीं लगेंगे, उनको लगेगा कि ये साली मुर्दा व्यक्ति हैं, इनके अंदर तो जान ही नहीं है। ठीक है। तो मैं निज उर के उद्गार, उर यानी कि हृदय, उर यानी, देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी भी जहां मस्ती वाली बातें होती हैं वहां मस्ती में इतने मस्त मत हो जाइए कि मेनली जो चल रहा है, जो मेन स्ट्रीम पे बात चल रही है वही भूल जाएं। वो तो केवल एक थोड़ा सा ठहाका लगाना है, हंसना है, बात खत्म करनी है। ठीक है। और यानी हृदय, और यानी मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपकार लिए फिर उपहार लिए फिरता हूं। उर यानी हृदय और उद्गार यानी क्या होता है, भाव। मैं हमारे दिल के भाव लिए फिरता हूं, मेरे अंदर के इमोशन, भाव यानी इमोशन, मेरे दिल के इमोशन मेरे पास हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, हृदय में कुछ उपहार हैं जिनको देने की चाहत थी कि लास्ट में उनको देना था, लेकिन उससे पहले वो चली गई हमें छोड़ करके। मैंने जो के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। ये संसार जो है अपूर्ण लग रहा है हरिवंश राय बच्चन को। ये संसार कैसा लग रहा है, पूरा नहीं लग रहा है। इस संसार में कुछ कमी लग रही है। किस चीज की कमी, प्रेम की कमी। किसकी कमी, लगता है कि संसार के लोग और संसार जो है इसमें प्रेम नहीं है। हरिवंश राय बच्चन को क्या लग रहा है, संसार में प्रेम की कमी लग रही है। किसकी कमी, प्रेम की कमी है। सब यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मेरे पास सपनों का एक संसार है, मैं सपनों में जिस संसार की कल्पना करता हूं, मैं सपनों में सोचता रहता हूं कि मेरा एक अलग संसार है जिसमें मेरी प्रेमिका है, मैं उससे प्रेम कर रहा हूं, उसके साथ हूं और वो मेरे साथ है, और वही मेरा संसार है और सपनों में ही मैं जीता रहता हूं। मुझे दुनिया जो वास्तव में चल रही है इससे कोई मतलब नहीं है, और वास्तविक दुनिया तो मुझे अपूर्ण लग रही है, इसमें प्रेम की कमी नजर आ रही है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं जला हृदय में अग्नि यानी हृदय में आग जलाता हूं। किसकी आग, प्रेम की आग। किसकी आग, दहा करता हूं यानी जलता रहता हूं, दहना मतलब जलना, लंका दहन। ठीक है। दहा करता हूं, मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि यानी आग जला करके उसी में जलता रहता हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, सुख हो कि दुख हो दोनों में मस्त रहता हूं। एक प्रेमी व्यक्ति हो और अपनी धुन में मस्त हो, तुम उसके एक थप्पड़ पीछे से मार दो, उसे फर्क भी नहीं पड़े, क्या पता इतना इतना मस्त हो सकता है। प्रेमी व्यक्ति अक्सर मस्त होते हैं। सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूं, जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भवमौजों पर मस्त बहा करता हूं। ये संसार जो है भवसागर तरने को नाव बना रहा है, बहुत सारी बातें बता रहा है कि ये पूजा अर्चना कर लो ऐसे करके,
बहुत सारे उपाय बता रहा है जिनसे भवसागर जीवन मृत्यु रूपी चक्र से मुक्त हो जाओगे। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्ति का एक ही साधन है और वो है प्रेम। ठीक है, वो क्या है? प्रेम। अक्सर तुमने ऐसे स्टेटमेंट देखे होंगे, प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही सब कुछ है। समझ रहे हैं? नहीं नहीं, जल ही जीवन है तो देखते हैं। कुछ इंस्टाग्राम वाले ये भी लगाते हैं, प्रेम ही जीवन है, लव इज लाइफ, वाइफ इज लाइफ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अच्छा, एक बात और बता दीजिए। जो बीच बीच में कुछ मस्ती वाली बातें होती हैं, तो कुछ लोगों को ऑफ कोर्स 100 लोग हों तो एक लोग या दो लोग कुछ ज्यादा सीरियस होते हैं। तो किसी को ऐसी एलर्जी तो नहीं है कि अगर ऐसी मस्ती वाली बातें करोगे तो आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, ऐसा तो नहीं है किसी को? ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। बहरहाल, मैं यौवन, अरे सुनो, मैं यौवन का, अब ये पाठ जो है वो पूरा इसी के ऊपर है, प्रेम के पागलपन के ऊपर है, प्रेम के नशे के ऊपर है। तो कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, और आपके देसी शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेंगे। ठीक है? यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। अब यौवन का उन्माद जो शब्द है, यौवन यानी जवानी, यौवन यानी उन्माद यानी पागलपन। समझ गए यौवन का उन्माद क्या है? जवानी का, गांव में एक शब्द पढ़ बोलते हैं, उससे समझ जाओगे। गांव में बोलते हैं कि इन्हें तो बहुत जवानी चढ़ी है, तो वही होता है यौवन का उन्माद। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद यानी तनाव, अवसाद यानी तनाव। तनाव को अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? जवानी है। जब इनने पाठ लिखा, ये 1936 के बाद लिखा होगा, समझो छायावाद उत्तर गीत का। 1907 में जन्म हुआ, तो यानी अच्छी खासी जवानी वाली उम्र रही होगी, 22-23 साल की जवानी है इनके अंदर। ये बोलते हैं कि मैं एक जवान बंदा हूं। ऐसे नहीं लिखना है व्याख्या में, हरिवंश राय बच्चन बोलते हैं कि मैं एक जवान बंदा हूं। व्याख्या कैसे लिखनी है इसके लिए अलग से सेमिनार लेते हैं, अलग से आपकी सेशन लेते हैं। व्याख्या झक्कास ऐसी करा देंगे कि जब आप जाओगे लिखने तो मतलब कॉपियां मंगाते हैं, हर बार का नियम है, हर बार 2-4 लड़के लड़कियों की कॉपी मंगाते ही हैं देखने के लिए कि किसी के नंबर तो नहीं कटे व्याख्या वगैरह में। तो वो अगर कुछ ऐसी गलती करी आए ओटी वगैरह तो ही नंबर कटते हैं। अन्यथा जिनके 98 आते हैं, 97, उनकी कॉपी जरूर मंगाते हैं देखने के लिए एक आध नंबर कटा कहाँ है। तो वो लिखने में ही कुछ गलती करा, शब्द गलत लिखाते हैं। मतलब अब जब 100 आ रहे होंगे तुम्हारे तो शब्द गलत लिखोगे फिर भी कटेंगे। तो उनने 10-12 शब्द ऐसे गलत लिख दिए, अवसाद को अब साग लिख दिया, कुछ ना कुछ ऐसे गलत लिख दिए तो कटते हैं उनके व्याख्याओं में। अन्यथा एक भी नंबर नहीं कटता किसी का। और वैसे नॉर्मली लोगों के नंबर कटते हैं तो व्याख्याओं में, कवि परिचय लेखक परिचय में ही ज्यादा कटते हैं। हम बहुत टेक्निक से बताते हैं इन चीजों को। तो सुनो, उन्मादों में अवसाद ली फिरता हूं। हमारे जवानी का पागलपन तो हमारे अंदर है, हमारी जवानी की उम्र है, और हमारे अंदर जवानी का पागलपन भी है। यानी कि हमारे अंदर वो हार्मोन्स, एक तरह से हम कह सकते हैं समझने के लिए। यानी कि हरवंश राय बच्चन जी लिखते हैं कि मेरी युवा अवस्था है, और युवावस्था का पागलपन या युवा अवस्था वाले भाव मेरे अंदर हैं, परंतु उन भावों में जब भी प्रेमिका की याद आती है, जैसे ही जवानी का पागलपन तो है, लेकिन जैसे ही याद आ जाती है कि वो तो है ही नहीं। यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जिस प्रेमिका से बहुत प्रेम था, जिसकी यादों में रो रहे हैं, उसी की जैसे ही याद आती है तो वैसे ही उनको अवसाद यानी डिप्रेशन घेर लेता है, तनाव में चले जाते हैं, और उसकी याद आने लगती है, विरह ज्वाला बहुत हावी हो जाती है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। रो रहा है बंदा, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। उसके, हाँ बस अभी एंड कर रहे हैं। उसकी याद बहुत आती है, और याद कैसे आती है? जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। जैसे ही उसकी याद आती है तो मीठी मीठी यादों में बाहरी बाहर मन प्रसन्न हो जाता है, यानी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही भीतर से भाव आता है कि वो अब हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे बीच तो है ही नहीं, वो तो स्वर्ग सिधार गई है, वैसे ही भीतर मन रोने लगता है। जो मुझको बाहर ऐसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूडना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। यानी कि इस संसार में सब लोग
प्रयत्न कर करके मिट गए, थक गए, लेकिन किसी ने संसार का सत्य नहीं जान पाया। कोई कहता है कि पूजा करने से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, कोई कहता है आध्यात्म से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। नादान वही हैं, हाय वहीं पर दाना। लेकिन ये लोग नादान हैं और कुछ लोग दाना यानी ज्ञानी, जहां ज्ञानी हैं वहीं कुछ लोग नादान भी हैं। लेकिन कुछ ही ज्ञानी लोग हैं जो संसार का सत्य जानते हैं। मैं तो संसार की जो बातें इनको भुलाना चाह रहा हूं। संसार का सत्य तो एक ही है, मोक्ष तो प्रेम से ही मिल सकता है। किससे मिल सकता है? प्रेम से ही मिल सकता है। इन सब बातों को अपने जीवन में अभी उतारने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप कक्षा 12 में हैं और आपके पेपर आने वाले हैं। ठीक है। और बहरहाल कुछ एक आ, मतलब सूचना यही है कि कल से आप ऐसे रेगुलर करना चाहें तो 12 से 1 वाला बैच तो बिल्कुल सुसज्जित लगा दिया है, पहले ही कल से ही लगा दिया है, मंडे से कंटिन्यू कर सकते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा आपको? झक्कास लगा एकदम? ठीक है। मस्ती मजाक जो है वो पढ़ते पढ़ते जरूरी होती है।